नमस्ते बच्चों। हम आज कक्षा 9th में पद्य भाग का नया चैप्टर पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल। तो सबसे पहले बच्चों बात करें हम कवि केदारनाथ अग्रवाल की, तो ये प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि हैं। ये प्रगतिवादी धारा के कवि हैं। हिंदी साहित्य में जैसे हमने पिछला पाठ पढ़ रहे थे सुमित्रानंद पंत का, उसमें हमने देखा था कि वो छायावादी युग के कवि थे। ये प्रगतिवादी नई सोच के कवि हैं। केदारनाथ अग्रवाल हैं बच्चों। इनका जन्म 1911 में हुआ और इनका निधन है वो 2000 ईस्वी में। इनका जन्म 1911 ईस्वी में और इनका निधन 2000 में हुआ। इनकी शिक्षा है वो इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई है। इनकी रचनाओं में नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आपका आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी, इसके अलावा अपूर्वा है, समय समय है, लोक और अलोक, ये इनकी रचनाएं हैं। इनको बच्चों 2 पुरस्कार भी मिले हुए हैं सरकार के द्वारा, सोवियत लैंड पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये इनको पुरस्कार मिले हुए हैं। तो अब इनका हम कवि परिचय, जो इनका परिचय, जीवन परिचय, वो हम पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में है। इनका जन्म 1911 में ईस्वी में हुआ और कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश अपना जो राज्य है उसके का जिला है बांदा और उसमें गांव है कमासीन गांव, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। उनकी शिक्षा इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय से हुई है। इनकी शिक्षा हो इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय में इनकी शिक्षा पूर्ण हुई। केदारनाथ अग्रवाल पेशे से वकील रहे हैं, ध्यान रखना है। पेशे से ये वकील भी थे, वकालत करते थे। कवि तो थे, कवि के साथ साथ क्या है, तो यहाँ पर प्रश्न बन जाता है केदारनाथ अग्रवाल पेशे से क्या थे, तो ये वकील भी रहे हैं, ध्यान में रखना, वकालत करते थे। उनका तत्कालीन साहित्यिक आंदोलन से गहरा जुड़ाव रहा है। तत्कालीन यानी उस समय के जो साहित्यिक आंदोलन होते थे, 1911 में जन्म हुआ, 2000 में निधन हुआ, तो उनके समय में जो साहित्यिक आंदोलन, साहित्य के जो आंदोलन हुआ करते थे साहित्य के विषय में, उनसे इनका बहुत ही गहरा जुड़ाव रहा है और 2000 में इनका निधन हो गया। ठीक है, 1911 में जन्म, 2000 में निधन। जन्म कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में। इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई? इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय में। ये कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि हैं। पेशे से ये क्या थे? वकील। अब इनकी रचनाओं के नाम, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? रचनाएं अब बच्चों हम देखेंगे इनकी रचनाएं। तो नींद के बादल, इनकी रचना का नाम है नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी। नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी। ये उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं, नहीं रचनाएं। कृतियां का मतलब रचनाएं हैं। इनके अलावा भी इनकी कुछ रचनाएं हैं बच्चों। एक तो है अपूर्वा, एक रचना का नाम है अपूर्वा। एक है समय समय, एक रचना का नाम है इनकी समय समय। एक है लोक और अलोक, लोक और अलोक। तो नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी। इसके अलावा इनकी रचना है अपूर्वा, समय समय,
लोक और परलोक, ये केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं के नाम हैं। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 2 पुरस्कार मिले हुए। तो प्रश्न यहां पर यह बनता है कि इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 2 इनको पुरस्कार भी मिल चुके हैं इनकी अच्छी काव्य रचनाओं के कारण। फिर आता है केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। प्रगतिवादी काव्य धारा, मैंने शुरू में बताया था कौन सी काव्य धारा ये कवि, सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पूछा जाए तो छायावादी काव्य धारा के कवि है। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि है। अब प्रगतिवादी काव्य धारा के ये महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, ध्यान रखना। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। जनमानस जन सामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य की उनकी कविताओं का मुख्य प्रतिपाद्य, यानी उनकी कविताओं की विशेषता क्या है, ये प्रश्न यहां पर बन गया कि केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं की विशेषता क्या है। तो जन सामान्य का संघर्ष, जो लोग जो संघर्ष करते हैं, लोगों का जो संघर्ष है, किस प्रकार से अपने जीवन को वो चलाते हैं, तो वो संघर्ष उन्होंने अपनी कविताओं में बहुत ही बारीकी के साथ उतार दिया। फिर प्रकृति सौंदर्य, प्रकृति की जो सुंदरता है उसका वर्णन भी उन्होंने बड़े सूक्ष्म तरीके से किया है। उनके यहां प्रकृति का यथार्थवादी रूप व्यक्त हुआ। प्रकृति का जो यथार्थ रूप है वो कल्पना नहीं की है, प्रकृति यथार्थ जो वास्तविक है। यथार्थ का मतलब क्या होता है, वास्तविक। तो प्रकृति का वास्तविक रूप है उसका उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रदर्शन किया है, उनको लिखा है यथार्थवादी। यानी कवि क्या होता है, कल्पना के आधार पर भी अपनी रचनाएं लिखता है, कल्पना के आधार पर अपने दिमाग को चलाता है प्रकृति का, लेकिन यथार्थ में जो प्रकृति दिखाई देती है उसका यथार्थ का कवि ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया प्रकृति का, जिसमें शब्दों का सौंदर्य है। शब्दों का सौंदर्य, काव्य रचना को सुंदर या आकर्षक बनाने के लिए कोई किसी भी कवि, कविता लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसको आकर्षक बनाना, उसको सुंदर बनाना, उसको लयात्मक तरीके से पढ़ी जाए इस प्रकार से बनाना, वो सब कवि की सबसे बड़ी कारीगरी होती है, कलाकारी होती है। वहां पर एक कवि की पहचान होती है कि उसने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया है, किस प्रकार से, जैसे साहित्य के अंदर आते हैं अलंकार, रस, छंद, काव्य गुण, उनका किस प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया है, वो रचना कितनी आकर्षक है, लोगों को कितनी और क्या वो संदेश देती है, उसका संदेश कैसा निकलता है, वो शब्द आते हैं। तो उनके शब्दों का सौंदर्य, किस प्रकार के शब्दों का, अब आप देखते हैं हिंदी के अंदर बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, एक ही शब्द के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन कविता में कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे वो कविता है वो बड़ी सुंदर लगे, आकर्षक लगे। तो शब्दों का सौंदर्य, शब्दों की सुंदरता भी होनी चाहिए। ध्वनियों की धारा है और है स्थापत्य की कला, उनको स्थापित करना, कहाँ पर किस शब्द को स्थापित करना है, वो भी एक कवि की कला होती है जो कि उनमें भरपूर थी। इसमें केदारनाथ अग्रवाल में संगीतात्मकता उनके काव्य की एक अनन्य विशेषता है। अब यहाँ पर ये प्रश्न वही चल रहा है उनके काव्य की विशेषताओं के बारे में। उनके काव्य की एक विशेषता ये भी है कि वो संगीतात्मकता, संगीत की तरह गाई भी जा सकती है। बुंदेलखंडी समाज का दैनंदिन जीवन अपने खुलेपन और उमंग के साथ उनके काव्य में व्यक्त हुआ। बुंदेलखंडी समाज, उन्होंने अपने काव्य में बुंदेलखंड जो है उस वहाँ का जो समाज है, दैनंदिन दिन में जो क्रियाकलाप होते हैं, जो घटनाएं होती हैं, अपने खुलेपन और उमंग के साथ काव्य में व्यक्त हुआ है कि वहाँ के लोगों का नेचर कैसा, स्वभाव कैसा है, वो सब उन्होंने अपने काव्य में व्यक्त किया है। केदार कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाते हैं। केदारनाथ हैं वो क्या करते हैं,
कविता की जो भाषा है वो लोक भाषा, जो लोगों की भाषा है, उसके करीब लाते हैं ताकि लोग उसको आसानी से समझ सकें। ये भी एक उनकी विशेषता है। कविता की भाषा को लोक भाषा, लोगों की भाषा से जोड़ देते हैं ताकि लोग उसकी भाषा का संदेश है, उसकी कविता का जो संदेश है वो समझ सकें। और ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंबों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत। ग्रामीण जीवन से जुड़े बिंब, कोई भी उदाहरण देते हैं तो वो ग्रामीण जीवन से जुड़ा हुआ रहता है, लोगों से जुड़ा हुआ प्रतीक वो अपनी कविता में प्रस्तुत करते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है, विशेषता है इनकी काव्य की। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात तो ये कि इनका जन्म 1911 में हुआ, निधन 2000 में हुआ। जन्म कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासिन गांव में। उनकी शिक्षा कहाँ पर हुई? इलाहाबाद और आगरा विश्वविद्यालय में। पेशे से ये क्या थे? वकील थे। इनकी रचनाओं के नाम नींद के बादल, युग की गंगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें और कहे केदार खरी खरी। इसके अलावा भी था अपूर्वा, समय समय, लोक और परलोक। इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो इन्हें 2 पुरस्कार मिले थे बच्चों। पहला सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, दूसरा साहित्य अकादमी पुरस्कार। पहला पुरस्कार सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और दूसरा था साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये इन्हें 2 पुरस्कार मिले। कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? केदारनाथ अग्रवाल कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। इनकी कविताओं की विशेषता क्या है कि इन्होंने जनसामान्य का संघर्ष और प्रकृति सौंदर्य को प्राथमिकता दी। प्रकृति का यथार्थवादी इन्होंने रूप है वो लिखा अपनी कविताओं में। इनके शब्दों का सौंदर्य बहुत अच्छा है, ध्वनियों की धारा है, संगीत की तरह उन्हें गाया जा सकता है। और इन्होंने बुंदेलखंडी जो समाज है उसका जो नित्य क्रियाक्रम है उनको बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी कविताओं में उभारा है। केदारनाथ हैं वो कविता की भाषा को लोक भाषा के निकट लाना चाहते हैं। कविता और लोगों की लोक भाषा जो लोगों के द्वारा बोली जाती है उस भाषा के करीब उस कविता को, ताकि लोग उसको आसानी से समझ सकें। और ग्रामीण जीवन से जुड़े हुए प्रतीक उन्होंने अपनी कविताओं में प्रस्तुत किए हैं, उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो ये तो हुआ बच्चों कवि का जीवन परिचय। अब हम थोड़ा सा देखते हैं पाठ परिचय। तो पाठ परिचय में चंद्र गहना से लौटती बैर, चंद्र गहना से इनकी हमारे पाठ परिचय में इनकी कविता है चंद्र गहना से लौटती बेर। ये इनकी कविता का शीर्षक है, चंद्र गहना से लौटती बेर। इसमें क्या है, कवि एक चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है और उसे रास्ते में किसानों के खेत मिल जाते हैं। तो कवि ने किसानी भी की है, खेती भी की है, तो उनका वो जो मन है किसान के प्रति तो वो वहाँ पर हो जाता है। वो प्राकृतिक दृश्य को, वहाँ के खेत के माहौल को देखते हैं, उसकी प्राकृतिक हरियाली की सुंदरता को देखते हैं, वहाँ पर जो फसल खड़ी है उसको देखते हैं और उसका वर्णन वो करते हैं। तो इसमें क्या है देखो, प्रस्तुत कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। प्रकृति के प्रति गहन यानी प्रकृति जो है उसके प्रति बहुत ही अधिक अनुराग यानी प्रेम व्यक्त हुआ है। प्रकृति से कवि हैं वो बहुत ही अधिक प्रेम करते हैं। वह चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है। कवि कहाँ से लौट रहे हैं? चंद्र गहना, ध्यान में रखना है। कविता का प्रश्न यही बनता है कि कवि ने जो गांव के प्राकृतिक परिवेश का जो वर्णन किया है तो वो कहाँ से लौट रहे थे? तो चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे थे। रास्ते में किसान का खेत आ जाता है तो किसान के खेत मेड़ जो होती है उस पर बैठकर, मेड़ क्या होती है? खेतों की सीमा विभाजक जो रेखा होती है ना, मेड़ का मतलब खेत की जो सीमा विभाजक जो रेखा होती है ऊंचे टीले की तरह उसे बना दिया जाता है। उस पर बैठकर वो खेत का दृश्य देखते हैं और जो कुछ वो देखते हैं तो कवि की कल्पना के आधार पर वो उसको कविता में उतार देते हैं।
तो चंद्र गहना नामक स्थान से लौट रहा है, लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलियान है उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। लौटते हुए उसके किसान मन को, उनका किसान मन, किसानों के प्रति आत्मीयता उनके मन में जो थी, तो मन में जो किसान था वो जाग जाता है, और खेत खलियान है उनका जो प्राकृतिक परिवेश है, प्राकृतिक जो वातावरण है, प्राकृतिक जो माहौल है प्रकृति का, वो उन्हें अपनी ओर खींच लेता, आकर्षित कर लेता है, यानी अपनी ओर खींच लेता है। इस कविता में कवि ने उस सृजनात्मक कल्पना की व्यक्त, सृजनात्मक कवि जो निर्माण वहां पर खेत में हो रहा है पौधों का, उसका उन्होंने कल्पना की है, उसकी व्यक्ति की है, जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है। कवि की कल्पना ऐसी है कि साधारण चीज में भी वो असाधारण सौंदर्य को देख जाती है, क्योंकि कवि की दृष्टि जो होती है वो बहुत पैनी होती है, बहुत तीखी होती है, जो सामान्य व्यक्ति नहीं देख पाता वो कवि देख जाता है। इसीलिए कहा जाता है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी जहां पर सूर्य की किरणें नहीं पहुंच सकती, सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच सकती, वहां पर कवि पहुंच जाता है, कवि अपनी कल्पना से वहां पहुंच जाता है। तो कवि की जो दृष्टि होती है वो बड़ी तेज होती है, बड़ी तीखी होती है, तो वो सामान्य जो चीजें हैं, साधारण चीजें हैं, उनमें भी असाधारण बातों को, असाधारण सौंदर्य जो छिपा होता है उसको देख लेता है। कौन? कवि। तो वही केदारनाथ अग्रवाल ने किया, साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य को देखना, और उस सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति के बीच भी अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। अब देखो यहां पर थोड़ी सी तुलना भी कवि ने कर दी, गांव, ग्रामीण परिवेश और शहरी परिवेश। गांव का प्राकृतिक जो वातावरण जो होता है, प्राकृतिक जो माहौल होता है वो बड़ा सुंदर रहता है, वहां पर मन लगता है, और शहर में एक अंधाधुंध आगे बढ़ने की भाग दौड़ मारपीट जो चलती है, तो दोनों का शहर में जैसे बड़े बड़े कल कारखानों का होना, साधनों का चलना, प्राकृतिक परिवेश शहर और गांव की प्राकृतिक परिवेश में बहुत अंतर होता है। वहाँ का शांत होता है, ग्रामीण परिवेश है वो शांत रहता है, शांत माहौल होता है, शुद्ध हवा वहाँ पर होती है, बहुत ही सुंदर हरियाली रहती है जो मन को आकर्षित करती है। शहर में ऐसा कुछ नहीं होता, शहर का माहौल जो है वो अशांत होता है। तो शहरी विकास की सौंदर्य को शहरी विकास की तीव्र गति, शहरों में विकास की जो तीव्र गति है के बीच अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहता है। गांव है वो अपनी मस्ती में चलता है, शहरों में तीव्र विकास की गति के कारण लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, प्राकृतिक माहौल है वहां पर वो भी कुछ भी नहीं है। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। तो प्रकृति की सुंदरता देखनी है तो गांव में मिलेगी, शहरों में नहीं। संस्कृति है तो वो भी अगर कहीं बची है तो वो ग्रामीण परिवेश में आपको संस्कृति जो भारत की है वो देखने को मिलेगी, शहरी जीवन में वो नहीं है, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ विकास के नाम पर लोग आगे बढ़ते रहते हैं, क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। लेकिन गांव में संस्कृति अब भी जिंदा है। तो यहाँ पर क्या किया कवि ने, चंद्रगहना नामक स्थान से वो लौट रहे हैं, और लौटते वक्त उनका जो किसान मन था, किसान के प्रति उनके मन में जो आत्मीयता थी, तो एक खेत की मेड़ पर बैठकर उस खेत को देखने लगते हैं। वहां पर फसल खड़ी है, क्या है? फसल खड़ी, चने का पौधा, अलसी का पौधा, सरसों, ये फसल खड़ी है। तो उनको देखकर वो कल्पनाएं करते हैं। अब हम साधारण तौर पे चने के पौधे को देखते हैं, हम ये कह देते हैं चना है। कवि उसका भी अपनी कल्पना के आधार पर वर्णन करता है और बहुत ही सुंदर वर्णन करता है। सरसों को हम देख लेते हैं कि फसल है, सरसों की है, लेकिन कवि यहाँ पर आया ना, जो साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य देख लेते हैं। उनकी कविता की कल्पना, उनकी कल्पना है वो इतनी निर्माण करने वाली है। कविता का निर्माण इस प्रकार से कर दिया कि साधारण चीजों में भी असाधारण सौंदर्य को देख लेते हैं। यहाँ प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। अब बच्चों हम देखते हैं इनकी चंद्रगहना से लौटती बेर जो कविता है उसको, तो आप देखिए, देख आया चंद्रगहना, चंद्रगहना से लौटती बेर। तो इस कविता को देखिए, चंद्रगहना से लौटती बेर उनकी कविता है। देख आया चंद्रगहना, देखता हूं दर से अब मैं मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। देख आया मैं चंद्रगहना, कवि चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहे हैं, लौट कर वापिस आ रहे हैं, चंद्रगहना नामक स्थान को देख कर आए हैं। देख आया चंद्रगहना, कवि हैं वो चंद्रगहना नामक स्थान पर जाकर
आ रहे हैं, वहां से लौट रहे हैं। देखता हूं दृश्य अब मैं मेड़ पर इस खेत की। रास्ते में किसान का एक खेत पड़ता है, रास्ते में किसान का एक खेत पड़ता है जिसकी मेड़, मेड़ क्या होती है? खेतों की सीमा विभाजक रेखा, खेतों की सीमा विभाजक रेखा। मेड़ क्या होती है? खेतों की सीमा विभाजक रेखा। खेतों की अलग अलग सीमा को निर्धारित करने की एक रेखा होती है जो ऊंचे टीले के रूप में मिट्टी के टीला सा बनाकर बनाई जाती है, लंबी होती है और खेतों को अलग अलग करती है कि ये इसका, ये उसका। खेतों को आपस में विभाजन करने की एक रेखा होती है, उसको मेड़ कहते हैं। ठीक है, तो कवि कह रहे हैं कि मैं चंद्रगहना नामक स्थान से लौट रहा हूं, उसको तो मैं देख आया, अब मैं एक खेत को देख रहा हूं अकेला मेड़ पर बैठकर, एक खेत की मेड़ पर बैठकर अब मैं उस खेत का दृश्य देख रहा हूं। कवि क्या कर रहे हैं? चंद्रगहना देख कर आए, वहां से लौटते वक्त रास्ते में किसान का एक खेत पड़ता है, तो उसकी मेड़ पर बैठकर, खेत की सीमा विभाजक रेखा पर बैठकर और उस खेत का दृश्य है वो देख रहे हैं। क्या देखते हैं उसमें? एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना। एक बीते, बीते का मतलब होता है बालिस्त, बीते का मतलब होता है बालिस्त। बालिस्त क्या होती है? पुराने जमाने की एक, पुराने जमाने की एक नाप होती थी, नाप, जैसे हम बोलते हैं ना एक बिलांग, तो वैसे उसको एक बिलांग, उसको क्या बोलते थे? पुराने समय की नाप जो होती थी वो नाप है, वो बालिस्त पर, बीते पर ऐसे ही होती थी। मेजरमेंट टेप जो आती है उसका प्रयोग नहीं करते थे लोग। खेत को मापना है तो वो भी पैरों से, आपने देखा होगा आज भी माप देते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं पैर से खेत को माप देते हैं, इतने पैर हो गए, इतनी फुट हो गई। आजकल तो ये मेजरमेंट टेप चलती है, उससे हम नाप सकते हैं। तो पुराने समय में बीते यानी बालिस्त, एक बिलांग जो हम बोलते हैं ना, उसको कहते हैं। पुराने जमाने की एक नाप का नाम है बीते। एक बीते के बराबर ये हरा ठिगना चना। अब कवि कह रहे हैं कि खेत चंद्रगहना से वो लौट कर आ रहे हैं, चंद्रगहना देखकर कवि लौट कर आ रहे हैं, रास्ते में किसान का एक खेत पड़ जाता है, तो उनका किसान मन है वो जाग जाता है, उनका किसान मन है वो खेत खलियान की ओर आकर्षित हो जाता है, तो वो खेत की मेड़ पर बैठकर उस खेत के दृश्य को देखने लगते हैं। खेत की मेड़ पर बैठकर अकेले ही खेत के दृश्य को देखने लगते हैं। तो खेत में क्या देखते हैं कि वहां पर एक हरे रंग का ठिगना यानी ओछा, ठिगना यानी छोटा फैला हुआ ठिगना। अब यहाँ पर यह चने को ठिगना क्यों कहा? क्योंकि चने का जो पौधा होता है वो झाड़ टाइप में होता है, छोटा होता है लेकिन फैला हुआ रहता है, इसलिए कवि ने उसे क्या कह दिया? ठिगना कह दिया। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, जैसे ये पंक्तियाँ आ गई और आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो इसमें से व्याख्या की जगह आपको पद्यांश मिलेगा और पद्यांश में नीचे प्रश्न दिए रहेंगे, उनका उत्तर करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न यही बनता है कि कवि ने चने के पौधे को ठिगना क्यों कहा है? तो चने का पौधा क्या होता है? वो छोटा होता है और झाड़ टाइप में होता है, फैला हुआ रहता है, इसलिए कवि ने उसे क्या कह दिया? ठिगना कह दिया। तो चने का जो पौधा है, छोटी चने का पौधा, छोटा पौधा, ठिगना पौधा है, वो खड़ा है। बांधे मुरेठा शीश पर। मुरेठा का मतलब क्या होता है? पगड़ी। मुरेठा का मतलब क्या होता है? पगड़ी या साफा। पगड़ी या साफा जो शीश पर, सिर पर बांधा जाता है। शीश यानी मस्तक, सर पे बांधा जाता है। तो कवि कहते हैं कि एक छोटे गुलाबी फूल का, अर्थात चने का पौधा जो होता है उस पर गुलाबी रंग का फूल आता है, उसके बाद उस पर फलियां लगना शुरू होती है। तो चने के पौधे पर जो फूल आता है वो कैसा होता है? गुलाबी रंग का है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि उन्होंने खेत की मेड़ पर बैठकर खेत में एक हरे रंग के ठिगने चने के पौधे को देखा, जो जिसके ऊपर एक गुलाबी फूल लगा हुआ है। तो ऐसा लग रहा है मानो वो अपने सर पे पगड़ी बांध के मस्ती में खड़ा हो, सज कर तैयार होकर, सज धज कर खड़ा है। हरे रंग का पौधा, ऊपर गुलाबी फूल, तो ऐसा लग रहा है, कवि कह रहे हैं कि वो सज धज कर एकदम से दूल्हा बनकर, एक नायक बनकर खड़ा है।
यहाँ पर चने को कवि ने एक नायक के समान, यहाँ पर आएगा आगे और भी आएंगे, नायक नायिकाओं की तरह वर्णन आएगा, प्रेमी प्रेमिकाओं की तरह। तो वो हरा जो ठिगना चने का पौधा है उस पर एक गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ है। तो ऐसे कवि ने उसको क्या कह दिया कि ऐसा लग रहा है मानो वो अपने सर पे पगड़ी बांधकर, साफा बांधकर, बिल्कुल सज धज करके नायक बना हुआ खड़ा है। तो बच्चों यहाँ तक हमने देख लिया। इससे आगे का जो अपनी ये कविता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे।